एक प्रशांत ही था जो एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी हर मदद करता था, पर जब मैंने प्रशांत को बहाने से ग्रेवयार्ड कोठी बुलाया तब कुछ और ही हो गया। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। चित्रा के चुप होते ही उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर अगले ही पल युग जिस आंसू की बूंद में ये सब देख रहा था उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को चित्रा की आंख धुंधली नजर आने लग जाती है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो युग देखता है कि अनुराग अपने कमरे के अंदर था और विश्वास पाटिल की किताब चंद्रमुखी पढ़ रहा था। इस दृश्य को देखकर युग को ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसने पहले भी ये सब होते हुए देखा हो, पर उसे वो दृश्य अच्छे से याद नहीं आ रहा था। युग उसी दृश्य को याद करने की कोशिश कर रहा था। अनुराग अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर चित्रा आ जाती है। चित्रा कमरे के अंदर घुसते ही अनुराग से बोल पड़ती है, अनुराग, तुम अभी तक गए नहीं? अनुराग चित्रा के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, कहानी पढ़ते रहता है। उसका पूरा ध्यान किताब में ही था। वो बड़े ही लगन के साथ किताब पढ़े जा रहा था। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, अनुराग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। जब तक ये जाएगा नहीं मैं प्रशांत को बुलाऊंगी कैसे? अब इसके सामने तो मैं वो सब बात प्रशांत से नहीं कर सकती ना। चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो खुद से बोल पड़ती है, अनुराग ऐसे नहीं जाने वाला और मुझे अच्छे से पता है वो कैसे यहाँ से जाएगा। बिना बेइज्जती करे ये मानने वाला थोड़ी है। चित्रा तुरंत अनुराग के पास जाती है और उसके हाथ से किताब छीनते हुए कहती है, अनुराग, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या हरकत है चित्रा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ? ऐसे कोई किसी को परेशान करता है क्या? चित्रा पलट कर कहती है, क्या कहा अनुराग तुमने? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ कि तुम मुझे परेशान करते रहते हो अपनी हरकतों से? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, ये तुमने आते से ही क्या लगा कर रखा है चित्रा, गए नहीं। तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो चित्रा, मुझे कहाँ जाना था? चित्रा झट से पलटकर जवाब देती है, युग को लेने। अनुराग और कहाँ? जरा घड़ी में वक्त देखो, 12 बज गए हैं। उसके स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें पता है ना वो अभी छोटा है, अकेले नदी पार नहीं कर सकता है। अनुराग अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपनी गलती को समझते हुए कहता है, अरे 12 बज गए, मुझे तो कहानी पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला। अनुराग के ये बात कहते ही युग को याद आने लग जाता है कि ये दृश्य वो किताब में पढ़ चुका था। इसी के बाद तो अनुराग उसको लेने के लिए स्कूल जाता है, पर जब वो लौट कर आता है तो चित्रा और प्रशांत को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। वहीं से अनुराग का चित्रा और प्रशांत के रिश्ते पर शक बढ़ जाता है। इस दृश्य के बारे में सोचते ही युग के दिल की बेचैनी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि कुछ ही देर बाद उसके सामने सारी सच्चाई आने वाली थी। वो जानने वाला था कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सब अनुराग की गलतफहमी थी या फिर चित्रा और प्रशांत के बीच कुछ और ही चल रहा था। युग जानता था कि भले ही उस किताब में गलत लिखा हो, पर चित्रा की इन यादों में कुछ गलत घटित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये वो यादें थी जो मरने से पहले चित्रा उसके लिए छोड़ कर गई थी। युग चित्रा और प्रशांत के रिश्ते के बारे में सोचने लग गया था, जिस कारण आंसू की बूंद के अंदर क्या चल रहा था इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं था। जब उसका आंसू की बूंद के अंदर ध्यान जाता है तो वो देखता है कि चित्रा ने अनुराग से लड़ झगड़ कर उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अनुराग मायूसी के साथ कहता है, बस करो चित्रा, हर वक्त मुझे और मेरी कहानियों को ताने देते रहना जरूरी है क्या? तुम यही बात प्यार से भी तो बोल सकती थी ना कि युग को स्कूल लेने चले जाओ, मैं चला जाता। चित्रा फिर तीखे स्वर में कहती है, प्यार से कही हुई बात तुम्हारे पल्ले कहाँ पड़ती है अनुराग? वो तो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। तुम्हें मेरी तानों से भरी बात ही तो समझ में आती है। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, बस करो चित्रा, मुझे ना तुमसे झगड़ा नहीं करना है, जा रहा हूँ मैं युग को लेने, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा मेरा। इतना कहकर अनुराग कुर्सी पर से उठता है और वहां से जाने लग जाता है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, मुझे पता होना चाहिए कि अनुराग कब तक आएगा। अभी अनुराग उस कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी चित्रा उसे टोकते हुए कहती है, अब तुम वापस कितनी देर में आओगे अनुराग? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, आ जाऊंगा चित्रा, पहले जाने तो दो। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो कि मैं कब वापस आऊंगा? Pimple Girl. Thanks to the OG. Himalaya Purifying Neem Face Wash. Pimple or Original Solution. প্ৰথম ট্ৰিপ কেৱল আমি দুয়ো। আৰু কোনোবাও আছে না? প্ৰথম পিম্পল। তেন্তে কি কৈছে তোমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰছে? বহুত কিবা কিবি, কিন্তু মোৰ OG অৰিজিনেল ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তুমি হে না? সেই কাৰণে এইটো মোৰ OG এডভাইচ।
हिमालय प्युरिफाइंग नीम फेस वॉश ইয়াত আছে 100% naturally derived neem. ই হ'ল soap free আৰু paraben free. পিম্পলছ আঁতৰাই স্কিন কৰি তোলে হেদি. Mom, पिंपल गर्ल thanks to the OG. হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম ফেচ ৱাছ পিম্পলৰ অৰিজিনেল সলিউशन. चित्रा कोई बहाना बनाते हुए झट से अनुराग से बोल पड़ती है, क्योंकि अनुराग मुझे ना पेंटिंग करनी है। एक प्रोजेक्ट आया है और युग के आने के बाद मुझे उसके लिए खाने के लिए गर्मा गर्म कुछ बनाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि जब मैं पेंटिंग करने बैठूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अपना टाइम मैनेज कर सकूं। तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त होगा, तुम्हें क्या पता टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी तो खुद एक टाइम पास है। अनुराग मायूसी के साथ कहता है, बस करो चित्रा, तुम्हें तो बस बहाने चाहिए होते हैं मुझे ताने देने के। चित्रा फिर अनुराग से कुछ कहती है, पर अनुराग चित्रा की बात पर ध्यान ही नहीं देता है और वहां से जाने लग जाता है। उसी वक्त चित्रा अनुराग को फिर टोकते हुए कहती है, अरे जाने से पहले बता तो दो अनुराग कि कितनी देर में लौटोगे। अनुराग चलते चलते ही कहता है, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। कल बारिश हुई थी ना, तो नदी में अभी तक बहाव तेज है, तो युग को नदी पार करवाने में वक्त लगेगा। युग को याद आता है कि अनुराग के जाने के बाद सीधे चित्रा पेंटिंग करने बैठ गई थी, उस कहानी के अनुसार जो उसने लिखी थी। पर युग देखता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अनुराग के जाने के बाद भी चित्रा वहीं पर खड़ी हुई थी। अनुराग के जाने के बाद चित्रा मन में बड़बड़ाने लग जाती है, अनुराग को तो 1 घंटा लगेगा, मतलब मेरे पास काफी वक्त है, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। इतना कहकर चित्रा अपना कीपैड मोबाइल निकालती है और प्रशांत को फोन करने लग जाती है। अगले ही पल चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, ये क्या, ये प्रशांत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वैसे तो बड़ा कहता रहता है, भाभी जी बस आप याद करना, मैं आपकी खातिरदारी में तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, और आज जब जरूरत है तो फोन नहीं उठा रहा है। सही कहते हैं लोग, काम के वक्त कोई काम नहीं आता है। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा फिर प्रशांत को फोन करती है। चित्रा लगातार प्रशांत को फोन लगाते रहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि आज ही मौका था प्रशांत को सब कुछ बताने का, वरना अगर वो देर करती तो शायद सब कुछ हाथ से निकल जाता। इतनी ज्यादा देर हो जाती कि उसे फिर से ठीक नहीं किया जा सकता था। 5-6 बार कॉल लगाने के बाद आखिरकार प्रशांत फोन उठा ही लेता है। जैसे ही प्रशांत फोन उठाता है, चित्रा उस पर कुछ चिढ़ते हुए कहती है, कहाँ हैं आप प्रशांत जी, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? प्रशांत की आवाज सुनाई देती है, वो भाभी जी क्या है ना, आज मेरी दुकान पर पूरी एक बारात की बस आकर रुक गई थी चाय पीने के लिए, तो बस अभी उन्हें ही चाय पिलाकर फ्री हुआ हूँ, और जैसे ही फ्री हुआ सीधा आपका फोन उठाया। बताइए कैसे याद किया आपने मुझे? चित्रा खामोशी रहती है, उसकी समझ नहीं आता कि वो प्रशांत को फोन पर सब कुछ कैसे बताए। प्रशांत की फिर आवाज आती है, भाभी जी बोलिए ना कैसे कॉल किया आपने? जितना मैं आपको जानता हूँ आप यूं ही तो मुझे कॉल करेंगी नहीं, बताइए क्या काम है आपको? चित्रा मन में सोचती है, मैं प्रशांत को फोन पर कुछ नहीं बता सकती, मुझे उसे यहाँ पर बुलाना होगा, पर कैसे बुलाऊं? चित्रा सोच ही रही थी कि वो क्या बहाना बनाए, तभी उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले उसने अनुराग को एक बहाना दिया था। चित्रा वही बहाना प्रशांत पर चिपकाते हुए कहती है, वो क्या है ना प्रशांत जी, मुझे युग के लिए खाना बनाना है, पर गैस खत्म हो चुकी है और अनुराग भी घर पर नहीं है, तो क्या आप सिलेंडर लेकर आ जाएंगे ताकि मैं खाना बना सकूं? प्रशांत की आवाज सुनाई देती है, बस इतनी सी बात भाभी जी, मैं अभी आपके लिए सिलेंडर ला देता हूँ, मेरे घर पर ही एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ है, आपको अर्जेंट है ना तो मैं वही ला देता हूँ। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ जल्दी ला दीजिए प्रशांत जी, थोड़ी नहीं बहुत अर्जेंट है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर चित्रा फोन कट कर देती है। चित्रा हॉल में ही बैठकर प्रशांत के आने का इंतजार करने लग जाती है। कुछ देर बाद चित्रा दीवार में लगी घड़ी में वक्त देखते हुए कहती है, ये क्या, आधा घंटा बीत गया पर ये प्रशांत अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत के आने से पहले अनुराग आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। चित्रा अपने आप को दोष देते हुए खुद से कहती है, सारी गलती मेरी ही है, मुझे सिलेंडर का बहाना बनाना ही नहीं चाहिए था, कोई और बहाना बना देना चाहिए था। चित्रा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो समझ जाती है कि इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी। चित्रा तुरंत अपनी जगह से उठती है और दरवाजा खोलने जाने लग जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर प्रशांत खड़ा हुआ था, वो भी सिलेंडर पकड़े हुए। चित्रा के कुछ कहने से पहले ही प्रशांत बोल पड़ता है, माफ करना भाभी जी, देर हो गई, मैं अभी आपका सिलेंडर लगा देता हूँ। इतना कहकर प्रशांत सीधे अंदर घुस जाता है। चित्रा को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता है। प्रशांत सीधे किचन के अंदर जाता है। चित्रा भी उसके पीछे पीछे किचन के अंदर पहुंच जाती है। जब प्रशांत सिलेंडर बदल रहा होता है तो उस वक्त अनजाने में चित्रा की साड़ी का पल्लू जो फर्श तक जा रहा था वो सिलेंडर के नीचे रखा जाता है।
इस चीज पर न चित्रा का ध्यान जाता है और ना ही प्रशांत का ध्यान जाता है। प्रशांत अपनी धुन में रहता है और झट से सिलेंडर का रेगुलेटर लगाने लग जाता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो प्रशांत मुस्कुराते हुए चित्रा से कहता है, लीजिए भाभी जी, लगा दिया मैंने नया सिलेंडर, अब आप खाना बना सकती हैं। चित्रा प्रशांत से कुछ नहीं कहती है, खामोश खड़ी रहती है। चित्रा के चेहरे के हाव भाव देखकर प्रशांत समझ जाता है कि चित्रा कुछ परेशान थी। प्रशांत तुरंत चित्रा से पूछ पड़ता है, क्या हुआ भाभी जी, कुछ हुआ है क्या? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। आज से पहले आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। चित्रा पलट कर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी प्रशांत जी। प्रशांत कहता है, हाँ कहिए ना भाभी जी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? चित्रा कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे अनुराग के बारे में बात करनी है आपसे। प्रशांत मुंह बनाते हुए कहता है, आपको लेखक बाबू के बारे में मुझसे क्या बात करनी है? चित्रा प्रशांत से कहती है, प्रशांत जी उस दिन आप मुझसे कह रहे थे ना कि आपको ऐसा लगता है जैसे अनुराग ने सच में यक्षिणी को देखा हो, वो उसके साथ रहता हो। प्रशांत तुरंत चित्रा से बोल पड़ता है, भाभी जी आप फिर से मेरे मजे ले रही हैं ना? आप फिर कहेंगी कि मैं भी गांव वालों की तरह अंधविश्वासी हूँ। चित्रा सीरियस होते हुए कहती है, मैं इस बार मजाक नहीं कर रही हूँ प्रशांत जी। चित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर प्रशांत समझ जाता है कि चित्रा इस बार सच में सीरियस थी, वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए प्रशांत से कहती है, आपका शक सही था, मुझे भी लगता है कि मेरे आने से पहले अनुराग शायद सच में यक्षिणी के साथ रहता था। चित्रा की यह बात सुनकर प्रशांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत चित्रा से हैरानी के साथ पूछ पड़ता है, आपको ऐसा क्यों लगता है भाभी जी? चित्रा प्रशांत को अपनी परेशानी बताते हुए कहती है, क्योंकि अब अनुराग और मेरे रिश्ते में वो बात नहीं रही जो पहले थी। अनुराग मेरी तरफ अच्छे से देखता तक नहीं है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हमने एक रात तक साथ नहीं बिताई है। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है प्रशांत चित्रा से अपनी नजरें कुछ चुराने लग जाता है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, आप ही बताइए प्रशांत जी, ऐसा कभी पति पत्नी के रिश्ते में होता है क्या? रिश्तों में नाराजगियां चलती हैं पर दूरियां नहीं। अनुराग मेरे बीच इतनी दूरियां हैं कि मैं आपको बता तक नहीं सकती। वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, और ऐसा तो किसी रिश्ते में तभी होता है जब उसके पति का मन उसकी पत्नी में नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत में लगा हो। प्रशांत बड़ी खामोशी के साथ चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। चित्रा कहती है, इतना ही नहीं, जब मैं यहाँ पर आई थी तो अलमारी काली साड़ियों से भरी हुई थी, और उस दिन आपने मुझे बताया था ना कि यक्षिणी काली साड़ी पहना करती थी। मुझे लगता है वो साड़ियाँ यक्षिणी की हैं। प्रशांत हैरानी के साथ चित्रा से कहता है, इसका मतलब लेखक बाबू सच में यहाँ पर यक्षिणी के साथ रहते थे? चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ प्रशांत जी, ग्रेवयार्ड कोठी में ऐसी कई चीजें हैं जिसे देखकर आपको भी यही लगेगा कि यक्षिणी सच में अनुराग के साथ यहीं पर रहा करती थी। प्रशांत चित्रा से पूछता है, वो सब तो ठीक है भाभी जी, मैं भी मानता हूँ कि यक्षिणी यहाँ पर रहती थी, पर वो लेखक बाबू के साथ कैसे रह सकती है? और कभी यक्षिणी ने लेखक बाबू को कुछ किया क्यों नहीं? चित्रा तुरंत पलट कर कहती है, मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब भी है प्रशांत जी, कि क्यों आज तक यक्षिणी ने अनुराग को कुछ नहीं किया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।